जिसमें मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं। केस फर्स्ट है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है हकल्स रूल इज वैलिड। हकल्स रूल इज वैलिड। ठीक, हकल रूल क्या है? किसने एक इक्वेशन दी, ठीक ना? हकल ने एक इक्वेशन दी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, और वो क्या है कि लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। ठीक है ना? बी को हम बोले कि बी इज ए कांस्टेंट एंड सी इज ए कॉन्सेंट्रेशन। सी इज कॉन्सेंट्रेशन। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज हकल इक्वेशन। हकल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज हकल इक्वेशन। अब देखिए हकल इक्वेशन का जो है ये तो आई है एक्सपेरिमेंटली इक्वेशन। इसने क्या किया? कर्व ड्रॉ किया। किस किस के बीच में? लैम्डा एम सी वर्सेस रूट सी के बीच में। अगर मैं रूट सी को 0 कर दूं तो इक्वेशन कहां पे ये होगी? इस तरीके से लैम्डा एम इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, और अगर मैं सी को बढ़ाता जाऊं तो ये कम होता जाएगा। तो कर्व इसके आता है इस तरीके से। अब इनफैक्ट ये है कर्व आया है, बेसिकली ये इक्वेशन से ड्रॉ नहीं किया है। बेसिकली जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे पॉइंट्स आते हैं उस पॉइंट के हिसाब से इक्वेशन बनाई गई है। ठीक है ना? ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स है। ठीक है, किसके लिए कर्व है? दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हकल ने क्या किया? कर्व ड्रॉ किया। किस किस के बीच में ड्रॉ किया? मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी। लैम्डा एम सी का मतलब क्या है? दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी। और लैम्डा एम इनफाइनाइट या तो इनफाइनाइट लिख दो या 0 लिख दो। ठीक है, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी टेंडिंग टू 0 या वॉल्यूम टेंडिंग टू इनफाइनाइट। एक ही बात है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन में n अपॉन v में वॉल्यूम अगर इनफाइनाइट करते जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं 0 लिख दूं ऊपर या इनफाइनाइट लिख दूं, एक ही बात है। 0 का मतलब क्या लेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 और इनफाइनाइट मतलब वॉल्यूम टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यानी ये चीज तो तब है जब हमने बहुत ज्यादा पानी डाला हुआ है, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा किया हुआ है। अब प्रैक्टिकली इनफाइनाइट वॉल्यूम तो नहीं मिला सकते, लेकिन हम क्या करेंगे कि बहुत लार्ज वॉल्यूम अगर मिला देंगे तो उसी को किसके बराबर मान लेंगे? लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा लैम्डा एम इनफाइनाइट जो है, मान लीजिए अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वॉल्यूम शुड बी इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली ऐसा करना संभव नहीं है। ठीक है ना? इसने क्या किया कि यहां पर इसने ये पॉइंट्स ड्रॉ किए। पॉइंट्स कैसे ड्रॉ किए इसने? कि लैम्डा एम सी और कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसका वेरिएशन देखा। लास्ट क्लास में हम एक चीज देख चुके थे जिसमें हमने बोला व्हीटस्टोन ब्रिज से मोलर कंडक्टिविटी मालूम करते, मैंने बता दिया था। तो वो जो सॉल्यूशन लिया गया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हुए हम किसकी वैल्यू मालूम करेंगे? लैम्डा एम सी की। और प्रैक्टिकली जब ये वैल्यूज मालूम कर लेंगे तो जब ये पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स को इसने मिला दिया, और पॉइंट मिलाने के बाद इसने इसके बेसिस पे इक्वेशन दे दी अपनी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको फॉलो करते हैं? हकल इक्वेशन को। अब इस कर्व का एक मेजर कंट्रीब्यूशन ये था कि अगर मैं इस कर्व को यहां पर मिलाता जाऊं, ठीक है, यानी हम ये बोले कि इस कर्व को एक्सट्रापोलेशन कर दिया जाए यहां पर, तो हमें क्या मालूम चल जाएगा? मतलब सीधी लाइन ड्रॉ की हमने तो लैम्डा एम इनफाइनाइट कैन बी नोन। यानी हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा एम इनफाइनाइट कैन बी नोन, कैन बी डिटरमाइंड बाय
extrapolation of curve at on y axis. ध्यान दें इस बात को, अगर मुझे लैम्डा एम इनफाइनाइट मालूम करना है, लैम्डा एम इनफाइनाइट यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मुझे वॉल्यूम को इनफाइनाइट डालना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इस चीज को मालूम करने के लिए इसने क्या किया, ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ किए, उसको लाइन खींची, ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, और इसी कर्व को इसने आगे बढ़ा दिया y एक्सिस पे। तो जहां ये कट करेंगे यही पॉइंट कौन सा होगा, लैम्डा। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट इस तरीके से मालूम किया जा सकता है। ठीक, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है, ठीक है, कि अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता जाऊं, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, ठीक, इंक्रीज्ड वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर दिया है तो इससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन C डिक्रीजेस। सही है बात। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज करता जाऊं इधर की तरफ, तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं एंड लैम्डा एम सी इंक्रीजेस, लैम्डा एम इंक्रीज। ये तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हो गई। ध्यान दो, सी कम करते जा रहे हैं और लैम्डा एम बढ़ता जा रहा है, उल्टा रिलेशन हो गया, इक्वेशन से देख सकते हो। सी कम करूंगा, और सी कम करने का क्या तरीका है, वॉल्यूम को बढ़ा दो, पानी मिलाते जाओ, डाइल्यूशन करते जाओ, ठीक है ना, कि वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब डाइल्यूशन। तो अगर आप डाइल्यूशन करते जाओगे तो उससे क्या होगा, लैम्डा एम सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब हमें यह सोचना है कि इसका रीजन क्या हो सकता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि ऐसा क्यों हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने का क्या कारण है, ध्यान से देखना कि जैसे मान लो हमने प्लेट लगा दी इस तरीके से और सॉल्यूशन भर दिया, ठीक, तो ऐसा होगा प्लस और माइनस के बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, प्लस को भागना है मान लीजिए इधर और माइनस को भागना है इधर, सपोज करो। ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है, तो ये नेगेटिव आयन इधर, पॉजिटिव आयन। अब एक्चुअली क्या है कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, इनके बीच में अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। सपोज इनके बीच में कम डिस्टेंस है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनका मूवमेंट जो है प्लेट के टूवर्ड्स वो कम हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं इसमें पानी मिलाता जाऊं तो इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है, एंड इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस, सो द आयंस आर मोर फ्री टू मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स। है ना, ज्यादा फ्री हो जाएंगे तो आसानी से पहुंचेंगे और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो रीजन हमें क्या समझ में आ रहा है कि रीजन ये है कि मैं वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूं। ठीक है, तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि पानी मिलाते जाएंगे तो जो आयंस थे वो आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा तो दूर दूर होते जाएंगे, दूर दूर होते जाएंगे तो उनके बीच का अट्रैक्शन जो है वो कम होता जाएगा, एंड दे बिकम फ्री फॉर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस एंड अट्रैक्शन डिक्रीजेस, अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक, सो नाउ ions can move freely towards electrodes, और हम ये बोलेंगे सो लैम्डा एम इंक्रीजेस, ठीक है ना। लाइन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस and attraction between ion decreases. So now ions can move freely towards electrodes and lambda m increases. ये बात समझ आ गई सबको। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, ठीक है, तो
तो केवल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाने पे बढ़ जाती है। ये पॉइंट हम बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे। नोट, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमें कर्व से पता लग रहा है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये तो हमने जो है यहां से बता दिया, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, बट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस with increase in concentration, अब इस लाइन का क्या मतलब है? ये इसका कारण मैं एक शब्द में लिख रहा हूं, मोर नंबर ऑफ आयंस। मतलब यहां रीजन दूसरा है। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो एक मोल तो हमने फिक्स कर दिया है। अब आप उसमें पानी मिलाते जा रहे हो तो आप आयंस का नंबर नहीं बता रहे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम बोलते हैं किसको है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनका अल्फा कितना होता है? 100% डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसका मतलब अगर मैं एक मोल NaCl डालूं तो पानी में जाते 100% टूट जाएगा। अब मैं उसमें और पानी मिलाऊंगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अब मैं पानी मिला रहा हूं तो नंबर ऑफ आयंस पे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इसमें आ रहा है कि जो आयंस के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक दूसरे को अब अफेक्ट नहीं कर पा रहे, और ये अफेक्ट नहीं करेंगे तो दोनों आयन फ्री हो जाएंगे प्लेट की तरफ मूव करने के लिए, और इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये बात तो समझ पा रहे ना? अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर इनका मूवमेंट जो है इधर जाने वाला वो कम हो जाएगा अगर अट्रैक्ट करने लग गए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये तो समझ में आएगी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता जाऊं इधर तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर। कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। बट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। इसका कारण है कि कंडक्टिविटी हम किस वजह से बोल रहे हैं? आयंस की वजह से। अगर सॉल्यूशन में आयन नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी 0 होगी, ठीक। अब आप आयन मिलाते जाओगे यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, और ज्यादा आयन होंगे तो ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडक्टिविटी वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी, और रीजन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना। इसका रीजन अब दूसरा हम लेंगे किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये इक्वेशन जो है इसके लिए आप लिखोगे कि ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब हम देखेंगे किसके लिए? केस सेकंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं? कि जिसका अल्फा बहुत ही कम हो 1 से, यानी जैसे 5% या 2% टूटता हो या 10% टूटता हो, दैट इज कंसिडर्ड एज। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहली बात तो यह है कि हकल इक्वेशन इज नॉट वैलिड। मैं यहां बोल चुका हूं कि इट इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसके लिए जो कर्व आता है वो प्रैक्टिकली कर्व आता है, यानी कि लैम्डा MC वर्सेस रूट C का जो कर्व है ये आता है इस तरीके से, और ये पॉइंट जो है ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स है। तो हम किसी इक्वेशन से कर्व नहीं बना रहे, हम प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन चेंज करते हुए लैम्डा MC को मालूम कर रहे हैं, और फिर इस कर्व को हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये कर्व जो है थोड़ा सा रैंडम कर्व है, इसलिए इक्वेशन ये फॉलो नहीं करता है, पहली बात तो, ठीक। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यहां एक्स्ट्रापोलेट करवाया था तो वी कैन नो लैम्डा M इनफाइनाइट, लेकिन कर्व का नेचर मुझे पता नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है कि कहां मिलेगा इधर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा M इनफाइनाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय कर्व। इसका मतलब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मालूम कर सकता हूं कर्व से, लेकिन वीक के लिए मालूम नहीं कर सकता। तो फिर मेरे पास क्या तरीका होगा कि मैं वीक के लिए मालूम कर लूं?
लास्ट क्लास में आपको याद हो तो कोलराश लॉ हमने पढ़ा था, ठीक ना। अब कोलराश लॉ का जो एग्जांपल है, जिसे मान लो HCl दे दिया, NaCl दे दिया, CH3CONa दे दिया, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन तीनों की हेल्प से मैं CH3COH का एक न्यूमेरिकल करवाया था आपको कि इसके लिए मालूम कर सकता हूं ना मैं, बोलो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मालूम करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, तो कोलराश लॉ लगाना पड़ेगा। और ये कैसे मालूम चलेंगे, यहां से, ठीक ना। तो इनको तो यहां से मालूम कर सकते हैं, पर इसको यहां से मालूम नहीं कर सकता, इसलिए हम कोलराश लॉ की हेल्प ले रहे हैं। समझ गए बात को। अब कंक्लूजन इसमें भी वही है कि अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता जाऊं तो कंसंट्रेशन में कमी आती जाएगी, और कंसंट्रेशन में कमी आती जाएगी तो λ/mc की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। यानी मोलर कंडक्टिविटी इसमें भी बढ़ रही है, उसमें भी बढ़ रही है, दोनों में सेम चीज है, ठीक ना। लेकिन यहां पे हम रीजन क्या लेंगे, ये आपको सोचना है। क्या रीजन होगा इसका, दोनों में रीजन अलग अलग है, बोलो क्या रीजन होगा इसका। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हाँ बिल्कुल, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो चेंज कर जाएगा। यानी कि हम यहां पे जो है आयनिक मिक्स कर दें कि आयनिक क्या बोलता है कि अगर मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया एसिटिक एसिड, ठीक है। तो CH3COH में हमने याद हो तो K लिखा था C♥2/1 - अल्फा, ठीक है। और अल्फा को मैं लिख सकता हूं √KA/C। अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाता जाऊं तो कंसंट्रेशन में कमी आती जाएगी, कंसंट्रेशन में कमी आएगी तो अल्फा की वैल्यू, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे। यानी आप ऐसे समझो, और ये तेजी से बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। कर्व कैसा है, एकदम सडन इंक्रीज वाला। तो मान लो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे 10% टूट रहा है, पानी मिलाते जाएं तो 10 से 20, 30, 40, 50 कहां तक चला जाएगा, 95%, 100%, ठीक ना। और अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तब तो 100% ही टूट जाएगा। यही ओस्टवाल्ड रूल है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन ऑल्सो बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो 100% टूट जाएगा। लेकिन उसके पहले वो 95% टूटा, तो किस वजह से टूटा है, क्योंकि मैं डाइल्यूशन करता जा रहा हूं। तो रीजन ये है, इसका रीजन कि विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, अगर अपन को लैंग्वेज में लिखना हो, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो मोर आयंस आर प्रोड्यूस। अब सर्टेनली जो आयन बढ़ेंगे वो तो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, सही बोलो। मान लो 1 मोल से टूट के मुझे 0.1 मोल आयंस मिले हुए हैं और किसी टाइम पर वो पूरे ही टूट गए, तो सडनली सॉल्यूशन में आयंस की तादाद बढ़ जाएगी, नंबर बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाने वाली है। मैंने भी बोला ना कि आयंस पे भी डिपेंड करती है कंडक्टिविटी, ज्यादा आयन होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका रीजन है मोर आयंस आर प्रोड्यूस, और स्ट्रॉन्ग का रीजन क्या है कि आयंस के बीच में अट्रैक्शन डिक्रीज होने लगे। यहां मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि यहां तो चाहे 1 लीटर हो या 50 लीटर हो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 100% ही रहेगा। यानी स्ट्रॉन्ग को पानी में घोलोगे तो तुरंत 100% टूट जाएगा। अब आप पानी और डालोगे तो उससे अल्फा पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वीक के केस में तो फर्क पड़ेगा। वीक तो 10% टूट रहा था तो 100% तक जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि सडनली कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये बात समझ आ गई समझ। रिलेशन बिटवीन अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन and molar conductivity
molar conductivity for weak electrolyte. Weak electrolyte. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात हम किसके लिए करते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे मैं वॉल्यूम को बढ़ाता जाऊं, कंसंट्रेशन कम करता जाऊं, ठीक, तो मुझे पता है कि यहां से क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. ये तो चीज मैं कहां से बोल सकता हूं? कर्व से बोल सकता हूं ना. ठीक है ना, कंसंट्रेशन में कम करता जाऊं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही. अगर मैं वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दूं या कंसंट्रेशन को टेंडिंग टू जीरो कर दूं, तो लैम्डा एम सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा एम इनफाइनाइट. ठीक, तो इस चीज से कंक्लूजन निकाला है कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट. यानी अगर आपके पास दो चीजें हैं, एक तो कंसंट्रेशन सी पर मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों का रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. यानी अगर मैं सपोज करो कंसंट्रेशन को यहां से देख लें अपन कि वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूं, कंसंट्रेशन कम करता जा रहा हूं, तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी. जैसे वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा तो लैम्डा एम सी किसके बराबर हो जाएगा? ये दोनों बराबर हो गए. यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एम सी बराबर लैम्डा एम इनफाइनाइट. इसका मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 1 बराबर कितना परसेंट टूट गया? 100. यही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन. तो अल्फा जैसे जैसे लैम्डा एम सी बढ़ेगा वैसे वैसे अल्फा भी बढ़ेगा. ठीक है ना. और लैम्डा सी बढ़ाने का तरीका क्या है? कंसंट्रेशन कम कर दूं मैं, ठीक है ना, तो अल्फा बढ़ता जा रहा है. ठीक है, अच्छा कंसंट्रेशन कम कर दूं तो लैम्डा सी भी बढ़ता जा रहा है. तो हम यही तो बोल रहे हैं, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन हम कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन में कमी कर रहे हैं. ठीक है, उससे क्या होता जा रहा है? अल्फा बढ़ता जा रहा है और उससे लैम्डा एम सी की वैल्यू बढ़ती जा रही है. ये चीज है. यानी कि अगर मैं लैम्डा एम सी बढ़ाऊंगा तो अल्फा बढ़ेगा. ठीक है ना, और इसमें नीचे डिवाइड किसे किया? तो अब इसका यूज मैं कहां कर सकता हूं? फॉर द एग्जाम्पल मैं ले लूं वीक एसिड. वीक एसिड ले लूं मैं HA. ठीक, तो इसके लिए मैं Ka क्या लिख सकता हूं? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. आयनिक में लिख चुका है अपन. ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं C अल्फा की जगह लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम का इनफाइनाइट का होल स्क्वायर. नीचे क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट. मैं इसे क्या लिख सकता हूं? ये हम लिख सकते हैं C इंटू लैम्डा सी स्क्वायर. ठीक है ना, यहां जाएगा अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस लैम्डा एम सी. सही है, ठीक है ना. और अगर अल्फा बहुत ही कम हो तो मैं सिर्फ किसका यूज कर सकता हूं? सी अल्फा स्क्वायर. ठीक है, तो अभी अपन कर्व ड्रॉ करेंगे इसमें. ठीक है, ये तो फॉर्मूला याद होगा सबको. अल्फा की जगह मैंने रख दिया C अपॉन इनफाइनाइट. एम स्क्वायर मैं लैम्डा एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसे. ठीक है, और लैम्डा एम इनफाइनाइट इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस लैम्डा एम. चाहो तो C लगा दो, नहीं लगाओ तो भी. अब मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं किस किस के बीच में? मैं ड्रॉ कर रहा हूं लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस लैम्डा एम सी इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट. और वर्सेस कर्व ड्रॉ कर रहा हूं 1 अपॉन सी में. कैसा कर्व आएगा? ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कर्व है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, कैसा कर्व आएगा इसमें? ऐसा है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स. सी को इधर ले जाऊंगा, 1 अपॉन सी है. अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू, समझ गए बात को? ठीक है, तो एक तो थ्योरेटिकल मैंने कर्व बनाया वीक एसिड के. अच्छा, वीक बेस होगा तो क्या होगा? अगर मान लो वीक बेस आ गया तो सिर्फ एक ही चेंज होगा, KB इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस.
और वहां पे भी मैं क्या कर सकता हूं, अल्फा की जगह लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक, नोट करो, कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज हमें एग्जांपल दे दिया है कि एट 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एट 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें दे दी बीटी फॉर एसिटिक एसिड, फॉर एसिटिक एसिड इज एक्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट ध्यान देना, ये यूनिट देख के मैं पहचान सकता हूं कि कौन सी बात कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी। और हमें इसने दे दिया सपोज कि लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3CO माइनस इज इक्वल टू 6 इंटू, या इसको मैं कर दूं 60, मैं रैंडम डेटा ले रहा हूं इसका, ठीक है ना, ये इसका हो सकता है प्रैक्टिकल डेटा ना हो, ठीक है। और लैम्डा एम इनफाइनाइट H प्लस बराबर 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमसे पूछा है कि इसके लिए K बताइए, K और अल्फा दोनों बताना, ठीक। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। कौन से रूल से, कोलराश लो से, कि लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COH इट इज सम ऑफ कैटायन एंड एनायन मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट MH प्लस। ठीक, कोलराश लो पढ़ चुके हम कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे टोटल कंडक्टिविटी सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। जोड़ दिया मैंने दोनों को, तो 60 प्लस 40 ये आ गया 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अच्छा लैम्डा एम इनफाइनाइट मेरे पास है, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम सी की वैल्यू इसने दी है क्वेश्चन में कितनी, अच्छा ये जस्ट नोट 60x से 40x ले रहा हूं मैं से, 60x प्लस 40x, तो ये हो जाएगा 100x। ठीक है, ताकि x कैंसिल आउट कर सकूं, डेटा डिफरेंट हो सकता है, मैंने x मान लिया है। अगर ये x से है तो ये कितना है 100, कितना आ गया 10 की पावर -2, तो कितना हो गया 1%। सही है, तो अल्फा पता लग गया मुझे कितना है 1%, 1% ये टूटेगा। अच्छा k अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। पर अगर हम ये कहते हैं कि इफ अल्फा इज लेस देन 1, तो हम कौन सा फॉर्मूला सीधा यूज कर सकते हैं, C अल्फा। तो k इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या रखूं 0.1, अल्फा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 10 की पावर -1। C कितना दिया है 0. तो जो अपन आयनिक में K की वैल्यू यूज करते थे 2 × 10⁻⁵, वो 2 × 10⁻⁵ जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से आई, यानी एक्सपेरिमेंट करवा के एसिटिक एसिड के लिए। ये तो कोलराश लॉ से मालूम कर लेते हैं, मैंने भी बता दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से वीक इलेक्ट्रोलाइट मालूम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये मालूम कर लिया और प्रैक्टिकल करवा के इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये मालूम कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये पूरा एक तरह से एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। K और Kb की वैल्यू जो निकालते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं जो माइनिक में यूज करता है। समझ गए बात को, ठीक है ना। तो वीक बेस होगा तो बस यहाँ क्या कर देंगे Kb। चलो, और ये कौन सा दिया अपने, मोनोप्रोटिक वीक एसिड। बात समझ आ गई दोनों में सबको, दोनों का सम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, ये लैम्डा एम सी, ये लैम्डा एम इनफाइनाइट, दोनों का रेशियो अल्फा, और K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, खत्म। ठीक, कंडक्टिविटी फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं आयनिक में, जैसे AgCl है, AgBr है, ठीक है ना, ये सब जो है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। अब हमें जो है सोल्युबिलिटी के साथ रिलेशन देखना है इसका। तो हमारे पास एक रिलेशन था कि लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर K × 1000 अपॉन मोलारिटी, M था। ठीक,
अब अगर मान लो इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज देयर, देखो सॉल्युबिलिटी की बात हम कब करेंगे, जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं होगा तो हम सॉल्युबिलिटी की बात कर ही नहीं सकते। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी दोनों कहां डिफाइन है, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर मैंने ले लिया है तो उस केस में जो लैम्डा एम सी होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं घोल नहीं सकता ना। सॉल्युबिलिटी जो है इक्विलिब्रियम पे आ गई, इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम पे हम मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्व करवा सकते हैं। अगर मैं किसी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को पानी में डालता जाऊं तो घुलता जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कहां जाके रुक जाएगा घुलना, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे हम क्या बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, ठीक है। तो हम इस लैम्डा एम इनफाइनाइट को कहां मान रहे हैं कि लैम्डा एम इनफाइनाइट जो वैल्यू है कहां पर है, एट इक्विलिब्रियम, यानी कि सॉल्यूशन जब क्या है, सैचुरेटेड। तो मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर मुझे दे दिया k × 1000 अपॉन, मैं इसकी जगह लिख रहा हूं सॉल्युबिलिटी एस। क्यों? क्योंकि जब ये इनफाइनाइट सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की यूनिट भी क्या है, मोल पर लीटर, और मोलारिटी की यूनिट भी क्या है, मोल पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया। अगर मैं एक्सपेरिमेंट करवा के दोनों मालूम कर लूं कि और लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी। और अगर मान लो एग्जाम्पल मेरे पास AgCl है तो KSP इसका क्या है, S²। ये तो हम पढ़ चुके हैं आयनिक में कि जिस तरह का सोल्ट होगा, जैसे ApBq होगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, KSP बराबर P की पावर P, Q की पावर Q, SP + Q। ये जेई ने पूछा हुआ है ये वाला चीज, ठीक। तो अगर मान लो मेरे पास सॉल्ट है, सॉल्युबिलिटी मेरे पास आ गई यहां से, तो मैं इसे यहां पुट करके क्या निकाल लूंगा, KSP, ठीक है ना। तो ये KSP और K, इन सब की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही मालूम की जाती है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। नोट K स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, K स्पेसिफिक कंडक्टिविटी is an additive property। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड पड़े हुए हैं सॉल्यूशन में, तो जितने भी हैं उन सब का K का सम टोटल कंडक्टिविटी होगी, K1 + K2 + K3। जैसे मान लो एग्जांपल मेरे पास AgCl + वाटर का सॉल्यूशन है, तो जो K होगा टोटल, ये होगा K AgCl + K वाटर। और अगर मैं कोई तीसरी चीज डाल दूंगा तो फिर उसको भी मैं यहां सम में कर दूंगा। तो K जो है जितने भी हैं उन सबका सम क्या होता है, K टोटल। अब इस पे वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन कि फॉर AgCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज x1 मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज गिवन एज x2। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर इज x3, कैलकुलेट KSP ऑफ AgCl। देखो सबसे पहले तो मैं क्या काम करूंगा, मैं K टोटल लिखूं यहां पे, तो K टोटल क्या होगा, K AgCl + K वाटर। मुझे इसकी वैल्यू क्या दे दी, x1। भाई ये सॉल्यूशन दी हुई ना, तो टोटल है इसका मतलब ये, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे क्या दे दी, x3, ये निकाल लूंगा। ये किसकी आएगी, K स्पेसिफिक कंडक्ट, केवल AgCl की आएगी। तो K AgCl कितना हो गया, इज इक्वल टू x1 - x3, ठीक। अब अपन इधर आ जाते हैं। ये मैंने लिखा है कि लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर K × 1000 अपॉन S। अच्छा, अगर ये बात कर रहा है KSP की, तो मोलर कंडक्टिविटी सैचुरेटेड स्टेट पे दी हुई होगी, क्योंकि KSP निकालने के लिए S निकालना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी डिफाइन कहां पर है, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो।
और सैचुरेटेड पे हम ये मान रहे हैं कि जो C होगा वही किसके बराबर होगा, इन्फिनिट। चाहे आप इन्फिनिट डाइल्यूशन करो, क्योंकि मैक्सिमम तो यही वैल्यू है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो मैं सैचुरेटेड कंडीशन पे क्या कर रहा हूं कि यहां जो फार्मूला लगा रहा हूं कि लैम्डा एम बराबर K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी की जगह मैंने क्या लिख दिया, सोल्यूबिलिटी एस। अब इस लैम्डा एम की जगह मैं क्या रखूं, लैम्डा एम मुझे दिया हुआ है इज इक्वल टू x1, जस्ट मिनट, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, दिस इज x2, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है, x2। तो x2 यानी K, टोटल के लिए K x2 दिया हुआ है, AgCl प्लस वाटर, वाटर के लिए कितना दिया है, x3। तो इसका मतलब AgCl प्योर के लिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या दे दी मुझे, x1। तो मैं यहां से क्या चीज निकाल लूंगा, सोल्यूबिलिटी एस, ठीक है। तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया, x1 बराबर x2 माइनस x3 इंटू 1000 अपॉन, तो s इज इक्वल टू x1 अपॉन x2 माइनस x3 इंटू 1000, और अगर ये पता लग गया तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AgCl के लिए h स्क्वायर। तो अच्छा, ये x1 इधर गया, उल्टा हो जाएगा ये, s इज इक्वल टू x2 माइनस x3 इंटू 1000 अपॉन x1। तो ये समझ लो प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, सबसे पहले टोटल बराबर AgCl प्लस वाटर, टोटल का K दे दिया, वाटर का K दे दिया, टोटल में से मैं वाटर का माइनस कर दूं तो AgCl का K आ गया, कितना आ गया, x2 माइनस x3, ठीक है। इसके बाद x2 माइनस x3 आ गया K AgCl का, तो ये मुझे दे दिया, है ना। अगर ये दे दिया K मैं निकाल लिया और ये दे दिया मुझे, तो मैं क्या निकाल लूंगा, है ना। और S निकाल के फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे KSP में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी वाले से रिलेटेड। कंडक्टिविटी होगी है, मोलर कंडक्टिविटी, तो K की वैल्यू हमें दी है वाटर के लिए x3, है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी K और मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा है, तो ये लैम्डा m है, ये K। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल, it is difference in potential between two electrodes for unit distance, तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को PG इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन स्मॉल l। फॉर्मूला ये होगा, V का मतलब है पोटेंशियल और L इज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। फिजिक्स में भी कई जगह फार्मूला आता है ना ग्रेडियंट की फॉर्म में, तो ग्रेडियंट जब हम बोलते हैं तो यूनिट डिस्टेंस या dx नीचे आता है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टेंस नीचे आ गई L, और ये तो पोटेंशियल हो गया, तो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। अगर इसकी यूनिट देखें हम, तो यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। तो सिंपल फार्मूला है V अपॉन L। अब हम देख रहे हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। मोबिलिटी मतलब कितनी तेजी से वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो मोबिलिटी किससे जुड़ी हुई है, वेलोसिटी से, ठीक है। तो इट इज वेलोसिटी ऑफ आयन फॉर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू
वेलोसिटी स्मॉल v अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट pg। फार्मूला में रख दूं यहां पे v अपॉन यहां कैपिटल V अपॉन L, यानी ये चीज हो जाएगी स्मॉल v इंटू एल अपॉन कैपिटल V। स्मॉल v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये सेंटीमीटर और ये नीचे वोल्ट, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स, ठीक है। तो मोबिलिटी जो है वो किसको बताएगी, स्पीड को। अगर वेलोसिटी बढ़ा दोगे आयन की तो मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी। रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड मोलर कंडक्टेंस, मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस, इसका मतलब हम रिलेशन किस में देख रहे हैं, म्यू और लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इंटू एफ। एफ की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमें क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, मान लो सबसे पहले पार्ट में हमें वोल्टेज दे दे, पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस दे दे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेंगे। अगर वेलोसिटी दे दे आयन की तो वेलोसिटी से मैं क्या निकाल लूंगा यहाँ पे, मोबिलिटी, और अगर मोबिलिटी पता तो म्यू इंटू एफ कर देंगे तो क्या चीज आ जाएगी, लैम्डा, ठीक है। अगर इन्फाइनाइट पे ले लिया है तो लैम्डा इन्फाइनाइट इज इक्वल टू म्यू इन्फाइनाइट इंटू एफ। अगर कैटायन के लिए बात कर रहा हूं लैम्डा प्लस तो हो जाएगा म्यू प्लस इंटू एफ, और लैम्डा एनायन इज इक्वल टू म्यू माइनस इंटू एफ। तो फॉर्मूला ये है लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इंटू एफ, ठीक है ना। तो लैम्डा हम अपन निकाल सकते हैं यहां से, अगर मुझे मोबिलिटी पता है और एफ पता है 96500 को, ठीक। इसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर होता है इट इज फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, इट इज फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कैरिड बाय एन आयन, कैरिड बाय एन आयन। तो इसको शॉर्ट में अपन टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टी जो है, जैसे प्लस के लिए देखूं मैं, टी प्लस इज इक्वल टू म्यू प्लस अपॉन म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस, या इसको लिख सकते हैं लैम्डा, या प्लस को मैं ऊपर लगा दूं, लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। ये क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या है, म्यू। यहां से आप देख सकते हो कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, अगर किसी आयन की मोबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी कंडक्टेंस भी ज्यादा होने वाली, ज्यादा तेजी से मूव करेगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा शो करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ म्यू प्रोपोर्शनल टू एफ वाला है इसलिए रिलेशन लिख सकता हूं टी माइनस इज इक्वल टू म्यू माइनस अपॉन म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस, या इसको लिख सकते हैं लैम्डा माइनस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस, और दोनों का सम कर दूं लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा, सॉरी टी प्लस प्लस टी माइनस, तो दोनों का सम क्या आने वाला है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कैरिड बाय एन आयन, ठीक। तो यहाँ पे जो है म्यू, जितना इसका कंडक्टेंस में रोल होगा तो म्यू प्लस अपॉन टोटल म्यू, लैम्डा प्लस अपॉन टोटल लैम्डा, टी माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव आयन के लिए म्यू माइनस अपॉन टोटल म्यू, लैम्डा माइनस अपॉन टोटल लैम्डा, और टी प्लस प्लस टी माइनस इज इक्वल टू 1, दोनों का सम कैटायन एंड एनायन इज इक्वल टू